तो यार सबसे पहले ना हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय सेल्फ मोहम्मद रिजवान। तो स्टेप टू सी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पल्मोनरी का जो चैप्टर है ये ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ये आपके स्टेप टू सी की बुक है और इसमें सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग और कोलैप्स दैट कॉजेज द इम्पेयर्ड एक्सपायरेशन एंड रिजल्ट्स इन एयर ट्रैपिंग, ठीक है ना। जिसमें आप सांस अंदर ले सकते हो लेकिन सांस बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। अस्थमा, अस्थमा में क्या चीज़ होता है? अस्थमा इज ब्रोंसेकंड, ये आपकी एयर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ब्रोंकियल हाइपर रेक्टिविटी की वजह से। इसमें हाइपर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसमें होता है कि भाई आपका जो होता है मार्शल है, इसमें फर्स्ट आईजीजी एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि मास्ट सेल को एक्टिवेट करती हैं, मास्ट सेल पर हिस्टामिन को एक्टिवेट करते हैं, उसकी वजह से आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से आपकी ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपका इंक्रीज मसल यूज टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, हाइपोरेजोनेंस, ये चीज़ होती है। लेट साउंड में आपकी ब्रेथ साउंड्स कम हो जाती हैं, ठीक है। आपकी O2 सैचुरेशन कम हो जाती है, हाइपर कैपनिया हो सकता है क्योंकि आप सांस अंदर ले रहे हो, CO2 बाहर नहीं निकाल सकते। ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है लेकिन CO2 आपकी बाहर नहीं आ रही, तो इस वजह से हाइपर कैपनिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एस्प्रीन एक्सेरबेटेड रिस्पिरेटरी डिजीज में ये इसमें आप सेंटर ट्राइड्स होता है। आप अगर एस्प्रीन लोगे ना, उसकी वजह से आपको क्रोनिक राइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं और फिर जो होता है आप एस्प्रिन लेते हो तो और साथ में एनसेट्स भी यूज़ करते हो और फिर स्लो एलर्जिक इमीडिएट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये एस्प्रिन की वजह से आपको एस्थमा होता है और इसको सेंटर स्ट्राइड ऑफ एस्थमा बोलते हैं, ठीक है। साथ में एस्थमा भी होता है, क्रोनिक राइनोसाइटिस और नेजल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, जो कि एस्प्रिन से आपके एक्सिपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होता है वो आपका स्पायरोमेट्री होता है, ठीक है। आपकी जो FE1 फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी ये लेस देन 70 होती है। ये आपका सारा फिजियो में है, ये अपने स्टेप 1 में सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपकी जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है ये भी कम होता है, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी आपकी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही। आपकी जो टोटल लंग की कैपेसिटी होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी और DLCO भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपका डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको हाइपर कंपनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आपकी जा ही नहीं रही, ठीक है। तो ये सीन है। और इसका जो आपका होता है इसमें आप ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? एल्बेंडाजोल देते हो, PFTs आपके जो होते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी जो है आपके मीथा कोलाइन चैलेंज, ठीक है। आपके हाई ये आपका टेस्ट होता है ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस यूज के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। और आपको जब जब आप इसको कंसिडर करते हो आपकी 20% FE1 डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका एस्दमा। और एक्यूट एग्जामिनेशन में आप साबा देते हो, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपकी एल्बेंडाजोल होती है, सिस्टेमिक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप दे सकते हो। और साबा का मतलब होता है शॉर्ट, जो होता है ना साबा का मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो आइबोप्रोटेडियम और मैग्नीशियम आप इसमें दे सकते हो। बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है, एगोनिस्ट है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, ब्लॉकर्स नहीं है, सॉरी। आइबो और इसमें आइबोप्रोटेडियम और मैग्नीशियम भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर सीवियर एक्सर्बेशन, ठीक है। आप इंडुबिशन में इसमें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 50 mmg है, ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन जो है अंदर लेस देन 50 mmg है, तो ठीक है, दोनों को 50 mmg से याद रखना, 50-50 है दोनों। आगे इसकी मेडिकेशन आ गई हैं, ठीक है। आप बीटा टू एगोनिस्ट एल्बुटरॉल दोगे, ठीक है। और सेल्बुटरॉल लॉन्ग एक्टिंग है, ये आपकी एल्बुटरॉल शॉर्ट एक्टिंग है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आप दो दे सकते हो, ठीक है। विग्लोमिथासोन जो कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट आप दे सकते हो। एपिप्रेटरी शॉर्ट एक्टिव सामान जो होते हैं। और मिथाइल जेंथाइन जो होते हैं इसमें आप थियोलोफाइलिन दे सकते हो, क्रोमोलाइन आप दे सकते हो, ठीक है। वेजो एक्टिव मीडिएटर्स फ्रॉम द मास्ट सेल, ये आपकी जब हाइपर सेंसिटिविटी डिटेक्शन होता है तो उसको कंट्रोल कर मास्ट सेल्स को इनहिबिशन कर देंगे, उसकी वजह से आपका आगे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती। इंटर एंटील्यूकोट्राइन आप दे सकते हो, जिलुटन, ठीक है। ये आपका लाइपोक्सीजनेस पाथवे को इनहिबिट कर देगा, आगे ल्यूकोट्राइन बनेगी नहीं, जिसकी वजह से आपका वो वासोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मोंडिकुलस जेफ्रिकुलस ब्लॉक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स एंटी IgO आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। बाइंड IG रिसेप्टर्स फॉर मास्टर्स यूज इन पेशेंट विद एलर्जिक एस्थमा। anti-IL और anti-IgG वही आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ठीक है।
आईजी आपकी फॉर्म होती हैं, तो उसको आप इनहिबिट कर दोगे तो आगे फर्दर रिएक्शन होंगी नहीं। एंटी आई अल्फा इंटरल्यूकिन्स आप उसको भी इनहिबिट कर दोगे मेप्रोलिज़ुमाब के थ्रू, वो आगे से आपकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये इसका ट्रीटमेंट है सारा। अब ये मेडिकेशन आ गई क्रोनिक एस्थमा का, ठीक है। और ये वैसे एग्जाम में को नहीं आता, लेकिन आप ये टेबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं करवा देता हूँ। माइल्ड इंटरमीडिएट में आपका लेस देन 2 days per week होता है, ठीक है, और लेस देन 2 nights per month। और मेडिकेशन में स्टेप 1 नो डेली मेडिकेशन आपकी सब एल्बुट्रोल, आप सिंपल उसको, ये एल्बुट्रोल जो होता है ना, ये आपका इन्हेलर होता है, ये एल्बुट्रोल आप इन्हेल कर लेते हो, ठीक है। और ये आप लो डोज में एल्बुटरॉल ही लोगे, ठीक है। और माइल्ड से परसिस्टेंट है, मॉडरेट से परसिस्टेंट है तो फिर आप सावा एल्बुटरॉल लोगे, ठीक है। साथ में लॉन्ग एक्टिंग आप ले लोगे जो आपका सेल्मेडरॉल है, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करोगे। सीवियर में आप, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ले सकते हो, ठीक है। आप जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और आप बाकी जो है सावा भी लोगे, ठीक है। और आपकी जो अगर फर्दर कंडीशन उसकी डैमेज होती है तो एंटी और आपका डायग्नोस बनता है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो आप उससे भी कर सकते हो कंटिन्यू। ये इसकी मेंटेनेंस थेरेपी है, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी में आप इसमें करते हो स्टेप 1 में इनहेल्ड सावा दे दो एल्बिडोरोल, ठीक है, इनहेलर के तौर पे। स्टेप 2 में आप उसको लॉन्ग टर्म लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप प्रेफर कर देते हो, ठीक है। जो कि आपके अल्टरन इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अल्टरनेटिव बेक्सामिथासोन के अल्टरनेटिव जो होती है वो आपको क्रोमोलाइन आ जाता है, लेगोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, और थ्यूरोफाइलिन आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप एल्बुट्रॉल को कंटिन्यू करोगे। स्टेप 3 में आप बीटा एगोनिस्ट दोगे, सल्मेटरॉल लो डोज और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, एल्बुट्रॉल साथ में कंटिन्यू रखोगे। स्टेप 4 में आप मीडियम डोज पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो सल्मेटरॉल है और एल्बुट्रॉल को भी कंटिन्यू हो देगी। स्टेप 5 में आप ये मेप्रोलिज़ामा एंटीबॉडी और एलर्जीज को कंट्रोल करोगे। स्टेप 6 में आप हाई डोज आईसीएस लावा और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एल्बुट्रोमोल आप दोगे इसमें, ठीक है। ये आपका एस्थमा है। अब आगे आ गया ब्रोंकिक्टाइसिस। ब्रोंकिक्टाइसिस क्या होता है? आपकी डिजीज़ होती है रिकरेंट साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्टेड ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फाइब्रोसिस भी हो जाती है, ठीक है, और कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, परमानेंट डायलेट हो जाते हैं आपकी। डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई ड्यू टू रिकरेंट साइकिल्स ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड ब्रोंकिक्टाइसिस, ठीक है। तो ये सीन है आपका जो हिस्ट्रीज में आता है। क्रोनिक प्रोडक्टिव स्पफ अकम्पाइंड बाय द बोथ बाउट्स ऑफ येलो ग्रीन स्पूटम प्रोडक्शन डिस्फेनिया एंड पॉसिबल हेमोप्टाइसिस एंड हेलियोटोसिस, ठीक है ना। इसमें आपको हेमोप्टाइसिस होता है, ठीक है, आपको ग्रीन स्पूटम भी आ सकता है, ठीक है। और हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है आपको कफ में, आपको स्पूटम कफ में ब्लड आना, ठीक है ना। और हेलियोटोसिस भी होता है इसमें। एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी आपको ब्रोंकिक्टाइसिस होता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी आपको हो सकते हैं टाइप 1 में। और इम्यूनो डेफिशिएंसी आपको टीबी, आईबीडी, इंट्राबाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम ये भी हो सकता है। और आपको एस्परगिलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो होता है, नॉन ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें भी आपको हो सकता है। इसमें आपको जो एग्जाम रिवील फीस ब्रोंकाई प्रोब्लम में कुछ ओकेशनल हेमोप्टाइसिस, इसमें लॉन्ग हिस्ट्री होती है ब्रोंकिक्टाइसिस में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इसमें आपका जो डायग्नोस होता है, इसमें आपने ये वर्ड याद रखना है, इसमें डायलेशन होती है ब्रोंक्यूल्स की। इसमें आपको ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स, पैरालाइन आउटलाइनिंग डायलेटेड ब्रोंकाई आपको मिलेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी और फाइब्रोसिस होगी। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हाई रेजोल्यूशन सीटी होता है इसमें। और बैलून सिस्ट आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। डायलेटेड एयरवेज मिलती हैं और जो होती हैं आपके बैलून सिस्ट मिलते हैं। और इसमें आपको लार्जर देन पल्मोनरी आर्टरी से भी ज़्यादा ब्रोंक्यूल्स फैले हुए मिलेंगे, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक्स देते हो, एयरवेज देते हो, और सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हो, और एम्पेरिक पाथवे देते हो, ठीक है। और रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन आप इसमें देते हो, ठीक है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के सबसे लेवोफ्लेक्सिलिन, मोक्सीफ्लेक्सिलिन, ठीक है। आप टेलर ट्रीटमेंट के लिए स्पूटम कल्चर रिजल्ट अगर अवेलेबल हो तो वो आप करवा सकते हैं। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस में आप सिस्टमिक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एंटी फंगस और वेरिकोनाकोजोल देते हो। और सर्जरी में आप लोकलाइज्ड डिजीज और लंग ट्रांसप्लांटेशन फॉर दिस करते हो। चलें यार आगे स्टार्ट करते हैं क्रोनिक सीओपीडी, ठीक है। क्रोनिक सीओपीडी इसमें आपका जो लंग फंक्शन होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, और आपको एयर फ्लो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, उसके आगे फर्दर 2 टाइप्स में होते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइलिटिस आपकी ब्रोंकाइलिटिस की आपकी कफ होती है, ठीक है, लेस देन 3 months, ठीक है। और आपका जो इम्फाइसीमा होता है डिसेक्शन एंड डायलेशन स्ट्रक्चर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। और ये आपकी अल्फा ट्राइप्सिन 1 की भी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे
जो अब इस चीज़ में क्या होगी, मिनिमल नॉन स्पेसिफिक डिजीज एडवांस द क्लिनिकल स्ट्रक्चर शो। ये आपका जो इसमें जेबीडी होगा ना, एक्सपायरेटरी विजिंग डिस्पिनी एक्सर्शन मफल्ड ब्रेथ साउंड, यही आपकी इसकी साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोसिस में बेस्ट आपका स्पायरोमेट्री या डिग्लो आपका डिग्रीज होगा, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्शन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपका जो होगा ये जो आपकी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सॉरी, ये आपका जो डायलेशन है ना, और आपका लेट से सीओपीडी है, ठीक है। तो इसमें इन्फेक्शन हुई है तो आपको ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन आ रही है, बाहर भी जा रही है, लेकिन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा रही है, ठीक है। लेकिन आपकी जो है ना, इसमें डिस्ट्रक्शन हो चुकी है ब्रोंक्यूल्स की, वो आपको सही तरीके से आगे सिस्टमिक सर्कुलेट नहीं कर पा रही जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ब्रोंक्यूल से बाहर आ जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, इस वजह से डीएलसीओ इसका लो है, ठीक है। एम्फीसीमा और लेट से सीओपीडी में होता है। इनिशियली में डीएलसीओ हाई होता है, हाई, क्योंकि इनिशियल में आपको ये होता है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सीन है इसमें। FeV1 और FeV2 आपका लेस देन 70% होता है। FeV1 डिग्रीज होता है और नॉर्मल होता है। FV फोर्स वाइटर तो बेस्ट ही आपकी डिग्रीज होती है, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहे, लेकिन लेट स्टेज में ये आपके हो जाते हैं। आपका ये रेजिडुअल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपके एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं, आपकी लंग मार्किंग डिक्रीज होती हैं, एंड एंटी थिनिंग हार्ट एंड मीडियम और समटाइम पैरास्टामोल एंड बुले सुपर सब प्लूरल ब्लेब्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके और पैथोजन एम्फाइसीमा में ये आपका डायग्नोस्टिक है। सब ब्लेब्स जहाँ पे भी आए चुप करके एम्फाइसीमा लगा देना, ठीक है। हाइपोक्सीमिया होता है आपका, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हाइपर कैपनिया होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और ग्राम स्पुटम कल्चर आप इसमें कर सकते हैं, ताकि कौन सी इन्फेक्शन है ये आपने पता लगाना है, ठीक है। अब एक्यूट एग्जामिनेशन में आप सप्लीमेंटल ओडू देते हैं, क्रोनिक में आप इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, स्मोकिंग सेसेशन करते हैं, ठीक है। और आप इसको PPVS3 पॉलीसेचराइड PC13 कॉन्जुगेट ये आप इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसमें आप एक्यूट में आप इसको एल्बेंडाजोल वगैरह, बाकी जो इसकी अगर कफ है वो आप कम करनी है तो इसको एंटी हिस्टामिन्स वगैरह आप दे सकते हैं, इंट्यूबेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और एम्फाइसीमा में आगे आपका पिंक पफर्स होते हैं, इसका एम्फाइसीमा का दूसरा नेम है पिंक पफर्स, ठीक है। आपकी जो अपीयरेंस होती है थिन वेस्टेड अपीयरेंस होती है, पर्स लिप्स होते हैं, मिनिमल कफ होती है, लेट हाइपर कैपनिया हाइपोक्सिया लिप्स की वजह से पिंक हो जाए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्लू ब्लोटर बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर जहाँ भी है उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का होगा। रिप्रोडक्टिव कब होती है, लेस देन 3 मंथ्स के लिए। ओवरनाइट ईडिमाटस होता है, अर्ली हाइपर कार्बी होती है, लेकिन लेट जो होता है वो हाइपो काफी होता है इसमें। ये है इसका आंसर। आ गया रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है ना। इसमें आपकी जो लंग की कंप्लाइंस होती है ना, लंग जो स्ट्रेचेबल होता है वो आपका कम हो जाता है, और लंग स्टिफ हो जाता है, ठीक है। और लंग एक्सपेंशन इसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो लंग कंप्लाइंस का ये मतलब होता है कि लंग की स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो गई, लंग स्टिफ ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका जो है सबसे पहले इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ये आपको इन्फ्लेमेशन होती है लंग की इंटरस्टिशियम में, ठीक है। इन एडवांस cystic spaces are developed in the lung of periphery which is characterized by the honeycomb, ठीक है। उसमें स्पेसेस आपकी बन जाती हैं लंग्स में, और वो पेरेंचाइमा का जो टिश्यू होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, जिससे हम डिफ्यूज पेराचाइमल लंग डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपका एक्सपोजर होता है एबेस्टोसिस सिलिकोसिस बेरिलियोसिस वर्कर निमोकोसिस मेडिकेशन मायोडिन ब्लूमाइसिन ये आप देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी को भी आप प्रिवेंट करते हैं। निमोटाइटिस रेडिएशन इंड्यूस इंजरी भी आपको हो सकती है, ठीक है। हिस्ट्री में ये होता है आपको प्रेजेंट विद शैलो रैपिड ब्रीथिंग प्रोग्रेसिव डिस्पनी एंड एग्रेशन होते हैं। क्रोनिक नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है आपको, और इसमें आपका साइनोसिस इंस्पायरेटरी स्क्वीक होता है, और वेलक्रो लाइक क्रैक होता है, क्लबिंग और राइट हार्ट फेलियर। और डायग्नोसिस है बेस्ट इनिशियल CXR और रेडिकुलर नोडुलर और ग्राउंड ग्लास पैटर्न होता है। इसमें CXR इज सस्पिशियस, ठीक है। अगर CXR में इसका रेडिकुलर नोडुलर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आएगा तो आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप इसका होता है आप हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करें, उसमें आपको हनीकॉम्ब पैटर्न आएगा अगर आपकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगी, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्टिव लंग है। स्टमक में ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। आपका जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं होती। रिस्ट्रिक्टिव में आपकी लंग स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। और PFTs में आपको रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न नज़र आएगा, ठीक है। आपका FEV ज़्यादा होगी, उसमें सारा सब कुछ उल्ट होगा, ठीक है। आपकी जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी और जो TLC होगा टोटल लंग कैपेसिटी, वो सारा कुछ डिक्रीज होगा ऑब्स्ट्रक्टिव। और इसमें आगे आ जाता है सिस्टेमिक सर्कियोडोसिस। इसमें आपको कैजिएटिंग ग्रानुलोमास होते हैं मोस्टली, ठीक है। और
ये आपकी होती है इन नॉन एटियोलॉजी होती है, इसकी करेक्टराइज बाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ गैसिएटिंग ग्रेनुलोमास, आपके लंग्स में क्रैक ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, ठीक है, गैसिएटिंग। और हिस्ट्री इसमें होती है आपकी फीवर, कफ, डिस्पीनिया, मलेज, वेट लॉस एंड आर्थराइटिस, लोवजन सिंड्रोम, इरेथमा नोडुसम, हाइलर एडिनोपैथी एंड माइग्रेटरी पोलियाथरियास एंड फीवर। Extrapulmonary manifestation and involve the following organs: livers, eye, uveitis, skin, erythema nodosum, bilious, skin plaques, nervous system, heart, third degree blocks, arrhythmias and kidneys, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में उसके हो सकते हैं, आईज भी इन्फेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, स्किन, एरिथ्मा नोडोसम, ये सब कुछ हो सकता है। इनिशियल में CXR बाइलेटरल लिम्फेडिनो, इसमें एडिनोपैथी मिलेगी, ठीक है। रेटिकुलर एपेसिटीज अपर लोब प्रीडोमिनेंट मिलेगा हाई रेजोल्यूशन में। आप कराओ CT कराओगे, अगर सी एक्सरे, आपका CXR का मतलब होता है एक्सरे, एक्सरे अगर इसका हुआ, सस्पिशियस हुआ, ठीक है, तो इसमें आप अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, और आपको लिम्फोपिनिया होता है, ठीक है, आपको जो लिम्फ नोड्स की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, क्रेनियल नर्व डिफेक्ट्स होते हैं और एरिथमियाज भी आपको हो सकता है। सिस्टेमिक सार्कोइडाइसिस का उसमें जो ग्रैनुलोमास बनते हैं ना आपको ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन की वजह से, तो वो आपकी पूरी बॉडी में फैलते हैं, इस वजह से ये हार्ट में, क्रेनियल नर्व से न्यूरो में सब कुछ ये अफेक्ट करेगा। पेनक्रियाज, लिवर, हाइपरकैल्सीमिया होगा, आपको स्टोन्स बनेंगे किडनी में, सीरम AC लेवल आपका इंक्रीज होगा, आपका BP लो होगा, ये सब कुछ होगा, आपको टैकीकार्डिया होगा। ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन होगी, सिम्टोमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप देंगे, रेस्पिरेटरी फंक्शन आप इसका चेक करेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट मिथोट्रिक्सेट, एजाइथ्रोपाइन, लोफ्रेन सिंड्रोम में एनसेड्स एंड सपोर्टिव थेरेपी देंगे। लोफ्रेन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें सिर्फ एरिथ्मा नोडुसम होता है, हाइलर होती है, और माइग्रेटरी पोलियाथरियास होता है, और फीवर होता है, ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें आप एनसेड्स देते हो और आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हो। आगे आगे आपका हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, इसमें आपकी एल्वियोलर थिकिंग हो जाती है और नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास बनते हैं, ठीक है। और आपका जो इसमें हिस्ट्री होती है वो एक्यूट डिस्पीनिया, फीवर, शिवरिंग और कफ स्टार्टिंग फॉर 4 to 6 hours आफ्टर द एक्सपोजर, और जॉब ट्रैवल हिस्ट्री डिटरमाइन द एक्सपोजर। पेशेंट परसिस्टेंट विद द प्रोग्रेस डिस्पीनिया एग्जाम्स रिवील फॉर द बायलेटरल रेंज, ठीक है। तो इसमें आपका ये सीन होता है कि आपकी फीवर होता है, आपको डिस्पीनिया होता है, शिवरिंग होती है, कफ होती है, और आपका 4 to 6 hours के लिए आफ्टर एक्सपोजर इसका स्टार्ट हो जाता है। जॉब ट्रैवल की आपकी हिस्ट्री होती है, ठीक है ना। मोस्टली आपका सेंसिटिविटी तब होगा जब आप किसी ट्रैवल हिस्ट्रीज में होगी, ठीक है, ये आपका सिनेरियो में भी ट्रैवल हिस्ट्री का पूछेगा। अगर हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की रिएक्शन आपको निमोनिया हो गया, तो डायग्नोसिस में आपका CT और CXR वेरिएबल होते हैं, अपर लोब फाइब्रोसिस आपको मिलती है। ट्रीटमेंट अवॉइड ऑनगोइंग एक्सपोजर, आप ट्रैवल ना करें, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और क्रोनिक एक्सफ्लेमेशन उसको बचाएं, ठीक है। निमोकोनियोसिस आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, इनहेलेशन ऑफ द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स की वजह से आपको का जो इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से आपको निमोकोनियोसिस हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपका अवॉइड ट्रिगर होता है स्पोर्टिव थेरेपी, सप्लीमेंटल O2, ठीक है। अब इजनोफिलिक पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। इजनोफिल आर डिवाइस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द इजनोफिलिक पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। आपके जो इजनोफिल्स होते हैं ना, जो कि आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको वो जब ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से आपकी इजनोफिल्स आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको लोफर सिंड्रोम भी होता है, पल्मोनरी सिंड्रोम्स भी होते हैं, ठीक है, और इस्नोफिलिक नमूनिया भी होता है। ड्रग की वजह से, एनसेड्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोफुरान सल्फोनामाइड है, ठीक है। तो इसमें आपकी हिस्ट्री है डिस्पीनिया, कफ, पोटेंशियल ब्लड ट्रिगर, स्पूटम एंड फीवर है, ठीक है। और आपका डायग्नोसिस CBC में रिवील्स पेरिफेरल इग्नोफिलिया, CXR शोस पल्मोनरी इन्फ्लेट्रेट्स है, ब्रोंकोविलियर लेवाज है, इंक्रीज इज़ोफिल्स हैं। और आपका ट्रीटमेंट इसमें एक्सटेंसिव काज को आप रिमूव कर दें, कोर्टिकोस्टेरॉइड इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आगे ये आपके कुछ दिए गए हैं, ठीक है। एबेस्टोसिस में आपका आगे दिया गया है, एबेस्टोसिस में आपका वर्किंग इन्वॉल्व मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेक एबेस्टोसिस कोल। एबेस्टोसिस जो होता है ना आपको, वो शिप बिल्डिंग में आपकी डिमोलिटेशन ब्रेक लाइनिंग्स एरियाज में आपको जो होता है ना, एक होता है एबेस्टोस, उस केमिकल होता है, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको एबेस्टोसिस होता है। कोल वर्कर डिजीज में आपको कोल की वजह से होता है, सिलिकोसिस में वजह से सिलिका की वजह से होता है, बेरिलोसिस में आपको बेरिलियम की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें आपकी लीनियर ओपेसिटीज लंग में पाई जाती हैं, ठीक है ना, और प्लूरल प्लेक्स पाए जाते हैं, कैल्शिफाइड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, आपके लंग्स में कैल्शियम ही मिलेगा, ठीक है।
और बाकी जो है स्मॉल नोडुलर ओपेसिटीज इन अपर लंग जोन इसमें कोल वर्कर्स में मिलेंगी, ठीक है। सिलिकोसिस में लेस देन 1% स्मॉल नोडुलर ओपेसिटीज मिलेंगी, ये भी लेस देन 1% है, लेकिन इसमें आपको एक्शियल कैल्सिफिकेशन मिलेंगी। और बेरिलो के इन्फेक्शन में डिफ्यूज इन्फ्लोरेसेंस हाइलर एडिनोपैथी होती है, ठीक है। और इसमें आपकी जो एबेस्टोसिस में आपकी कॉम्प्लिकेशन है वो आपको मीजोथेलियमिया लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। कोल वर्कर्स में माइक्रोफाइब्रोसिस हो सकती है, बेरिलोसिस में आपको रिक्वेस्ट क्रोनिक कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट हो सकता है। एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर में ना आपका जो होता है मिस आगे यार आ गया आपका रिक्वेस्ट, अब बेरिलोसिस में सॉरी रिक्वेस्ट क्रोनिक कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट होता है। इसमें बेरिलोसिस में इतना नहीं होता आगे, लेकिन आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपको डायमंड इन्फेक्शन में आपके अंदर सारा जा रहा है, तो हो सकता है वो केमिकल आपको बाहर आने के लिए डेथ हो सकती है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन इसकी भी होती हैं। अभी आपका आ गया है एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर में आपका हाइपोक्सीमिया होता है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया में आपका जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी पिंक हो जाती है, ठीक है। आप लॉन्ग टाइम के लिए आप ऑक्सीजन डिप्लीट रहते हो तो उसकी वजह से आपको हाइपोवेंटिलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो डिफ्यूजन इम्पेयरमेंट होती है और आपके ब्रेन की भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको SpO2 साइनोसिस मिलेगा, ठीक है, एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर में। और इसके जो डायग्नोसिस टेस्ट हैं, चीज़ आपको PA2 लो मिलेगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन ग्रेडियंट आपको लो मिलेगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप एडमिनिस्टर O2 बिफोर, इसमें आप ये करेंगे ट्रीटमेंट में एड्रेस द, इसमें सॉरी आपका जो ABGs है ना आपका PA2 ये आपको लो मिलेगा, मैंने बुक इधर की हुई थी, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपका एड्रेस द अंडरलाइंग एटियोलॉजी मिलेगी, और एडमिनिस्टर O2 बिफोर द इनिशिएटिंग एवोल्यूशन मिलेगा, और डायग्नोसिस में ABGs आपको डिक्रीज PA2 मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है। और आपका एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आपका जो है ना रिस्पिरेटरी फेलियर विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्सीमिया का, इसमें आपकी लंग की जब कंप्लायंस कम होगी तो उसमें आपको स्टिफनेस हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री होगी, आपको ऑनसेट होगी, ठीक है, 12 to 48 आवर्स की, टैकिपनिया डिस्पनिया एंड टैकीकार्डिया होगा, फीवर साइनोसिस होगा, लेबर्ड ब्रीथिंग होगी, और हाई पिच्ड साउंड होगी, ठीक है। और एडिशनली फाइंडिंग में फेज 1 में एक्यूट इंजरी होगी, ठीक है, नॉर्मल फिजिकल एग्जाम, पॉसिबल रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। फेज 2 में आपको हाइपर वेंटिलेशन होगी, हाइपोकैपनिया होगा, और आपका जो होगा ना फेज 3 में एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर होगा, टैकिपनिया डिस्पनिया डिक्रीज लंग अप्लाई स्कैटर्ड ड्रिल्स डिफ्यूज चेस्ट ओपेसिटी। और फेज 4 में सीवियर हाइपोक्सिमिया होगा, अनरिवर्सिबल थेरेपी इंट्रापल्मोनरी शंटिंग और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। डायग्नोसिस में ये आपकी ABCG होती है, ठीक है। आपको ग्राउंड ग्लास अपनी एक्सरे में मिलती है और पल्मोनरी एडिमा मिलता है, ठीक है। रिस्पिरेटरी फेलियर इज नॉट कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय द हार्ट फेलियर, ठीक है। और अगर रिस्पिरेटरी फेलियर होगा तो आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप O2 देंगे, इंटूबेशन करेंगे, ठीक है। और इसमें साथ आप पी जो एडजुवेंट ट्रीटमेंट होते हैं आखिर पे वो आप करेंगे, ठीक है। जो कि आप उसका खोल के उधर से क्या कहते हैं चेस्ट इंट्यूबेशन कर देंगे, ठीक है। आगे आपका आ गया ये वाला पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज, ठीक है ना। अब पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज में ग्रुप 1 में आती है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, ग्रुप 2 में आती है पल्मोनरी वीनस प्रेशर लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीज, ग्रुप 3 में आती है हाइपोक्सिक वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन टू क्रोनिक लंग डिजीज, ग्रुप 4 में आती है क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, ग्रुप 5 में आती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन विद अनक्लियर मल्टीफैक्टोरियल इंटोनोलॉजी ईडियोलॉजी, ठीक है। अब ये जो है ना कोर पल्मोनरी, हाँ, कोर मोले में आपको होता है आपके राइट वेंट्रिकल के जो फंक्शंस हैं वो आपके अल्टर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्राइमरी डिसऑर्डर होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, और इसकी वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, और सीवियर केसेस में राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हिस्ट्री आपकी जो प्रेजेंटेड होती है वो आपकी डिस्पनिया होता है, ठीक है। आपका उसमें और COPD हो सकती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया, एम्फीसीमा और पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है। डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राम एस्टिमेट्स पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर और एज्यूम्स RV फंक्शन, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकुलर का फंक्शन आपने लाजमी करना होता है, ठीक है। और आपका जो आगे है आपका पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, एंड इसमें आपका इसमें जो ट्रीटमेंट है ना ग्रुप 1 में आप पल्मोनरी IV प्रोस्टेनोड्स देते हो, एंडोथेलिन रिसेप्टर एंडोगोनिस्ट बोसेंट्रॉन देते हो, और फॉस्फोडाइएटरेज आप इनहिबिटर्स आप इसमें ऐड कर देते हो। ग्रुप 4 में थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज है तो उसमें आप थ्रोम्बोलेक्टोमी कर लोगे, एंगुलेशन थ्रोम्बोलाइटिक्स, और ये आप सब कुछ कर लोगे। आगे आपका आगे है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। इसमें आपका एन ओक्लूजन ऑफ पल्मोनरी वास्कुलेचर बाय द ब्लड क्लॉट 95% आपकी जो है ना इसमें आपका जो
पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपका डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, जिस आपको लेग वेन में आपको थ्रोम्बस होता है, वो ट्रैवल करके आपकी लंग्स की तरफ आ जाता है, या पहले हार्ट में आता है, फिर आपको जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में आ जाता है, जिसको हम आपको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे इसका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होगी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की? विट्रोस्ट्राइड होगा, ठीक है। आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, टेकिपनिया होगा, टैकीकार्डी होगा, रियल हेमोट्रिप्सिन, पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पेशेंट विद एक्यूट मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, विल प्रेजेंट द हाइपोटेंशन होगी, ठीक है। डायग्नोसिस में इनिशियल स्टेप में आप कैलकुलेट इसका वेल स्कोर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। वेल स्कोर आपका लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट इनिशियल में आप डी डाइमर यूज़ करोगे, ठीक है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट डी डाइमर होता है इसका, जब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को होता है, ठीक है। और अगर डी डाइमर ग्रेटर देन 500 आ जाए तो फिर आप सी डी चेस्ट वो करोगे, ठीक है। और आप पी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को एक्सक्लूड कर दोगे। पी इज मोस्टली लाइक टू वेल स्कोर ग्रेटर देन 4, अगर ग्रेटर देन 4 आता है तो फिर आप इसका सी डी कराओगे और हाईली सेंसिटिव स्पेसिफिक इसको डायग्नोस कर लोगे आप, ठीक है। वेल स्कोर आपने लाजमी याद रखना है इसमें। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो सीटी स्कैन है ना, सीटी स्कैन में आपका सीटी स्कैन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ठीक है। एबीजीज में आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस काज बाय द हाइपरवेंटिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। हाइपर आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है, अंदर ही जाएगी, लेकिन आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाएगा। तो एटिलैक्टेसिस भी हो सकता है आपको, वेजिटेटिव इन्फार्क्ट, वाटरमार्क साइंस आपको ओलिगोमेरिया कोलैप्स ऑफ वेसल्स की वजह से मिल सकते हैं। ईसीजी में आपकी SIQ ट्राइड मिलेगा, ठीक है। आपकी एस वेव हार्ट स्ट्रेन एस वेव इन लीड 1A और क्यू वेव्स इन लीड 3 और इंटरवर्टेड टी वेव इन लीड 3 में आपको मिलेगी, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी वीनस अल्ट्रासाउंड आप इसमें कराओगे। आप इसमें ट्रीटमेंट में आप लो मोलिकुलर है हेपरिन दोगे, और ठीक है, इसमें भी आप लो मोलिकुलर वेट हेपरिन आप दोगे, ठीक है। क्रोनिक में भी, ठीक है। इसमें डोज का फर्क होता है। आगे आपका आ गया न्यूप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें न्यूप्लाज्म ऑफ द लंग में सबसे पहले सॉलिडरी पल्मोनरी नोड्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉमनली फाउंड इन CXR हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जाम इमेजिंग फीचर्स, ठीक है। आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसमें आपका सीटी स्कैन होता है, ठीक है, नोड्यूल, और उसके साथ बायोप्सी आप करवा लेते हो, ठीक है। तो इसमें आपको नोड्यूल आपका साइज लेस देन 2 years है तो नो फर्दर एवेल्यूशन आपने करनी है, ठीक है। अगर न्यू है तो आप साइज इंक्रीज हो रहा है तो सिटी स्कैन अवेलेबल है, वो सिटी स्कैन करवा लें। लो रिस्क सीरियल सिटी स्कैन आपने करवाना है। इंटरमीडिएट रिस्क आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी आपकी रिक्वायर्ड होती है, और पेट स्कैन आपने करवा लेना है। और इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल आपका रिसेक्शन होता है, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट लंग नोड्यूल्स, आपकी एज लेस देन 35 ईयर्स होती है, ठीक है, बिनाइन में, और मेलिग्नेंट में एज ग्रेटर देन 45 to 50 ईयर्स होती है। इनमें ये आपके मेजर डिफरेंस होते हैं, स्मोकर नॉन स्मोकर होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिफॉर्म पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन आपको बिनाइन में मिलती है, और मेलिग्नेंट में एब्सेंट और इरेगुलर कैल्सिफिकेशन मिलती है। बिनाइन में स्मूथ मार्जिन होते हैं, मेलिग्नेंट में इरेगुलर मार्जिन होते हैं। बिनाइन में लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, मेलिग्नेंट में ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होता है आपका कैंसर, ठीक है। ये नोडुल्स होते हैं, न्यूप्लाज्म्स होते हैं आपके। ठीक है, थोड़े से टॉपिक्स रह गए, एक कवर कर लेते हैं, ठीक है। आगे आपका लंग कैंसर में आता है। लंग कैंसर में स्मॉल सेल कैंसर आता है, आपका नॉन स्मॉल सेल कैंसर आता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। और इसमें आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो ये आसान आसान से हैं। स्मॉल कार्सिनोमा आपको जो होता है आपका सिगरेट एक्सपोजर की वजह से होता है। सेंट्रल लोकेशन न्यूरो एंडोक्राइन रीजन होता है इसका, ठीक है। मेटास्टेसिस आपकी इसमें आपको जो होता है क्रोमैनिन जी आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में आपको बिनाइन एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये सारे इंक्लूड हो सकते हैं। एडिनोकार्सिनोमा में आपको ये आपको पेरिफेरल लोकेशन में मिलता है। ब्रोंको एविलर कार्सिनोमा, सबटाइप्स एडिनोकार्सिनोमा, उसकी पैथोलॉजिक फीचर्स होते हैं, उसमें आपको नमूनिया हो सकता है, कंफ्यूज नमूनिया से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्क्वेमल कार्सिनोमा सेंट्रल लोकेशन होती है, और स्टेटेड विद स्मोकर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका मोस्टली छोटा सा है इधर टॉपिक, ठीक है। और स्क्वेमस सेल स्क्वेमस एंड स्मॉल सेल कैंसर सेंट्रल लीजन, ये हमेशा याद रखना, ये साथ में की फैक्ट लिखा हुआ है, या बस जो उसमें सेंट्रल लीजन होते हैं स्क्वेमस सेल और आपके जो क्या कहते हैं स्मॉल सेल कैंसर में। स्मॉल लंग कैंसर आपका न्यूरो एंडोक्राइन रीजन है, ठीक है। नॉन स्मॉल एंड जो सर कार्सिनोमा आपका जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, एडिनो कार्सिनोमा भी हो सकता है।
एडिनोकार्सिनोमा में आपके जो पेरिफेरल लोकेशन होती हैं, सेंट्रल लोकेशन और पेरिफेरल लोकेशन होती हैं, ठीक है, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपकी सेंट्रल लोकेशन होती हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है, लंग्स में। अब इसमें आपका जो है आगे आपका आ रहा है, ठीक है, स्मॉल सेल और सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ये आपका सेंट्रल लोकेशन होती है। एडिनो कार्सिनोमा पेरिफेरल में होता है, स्क्वेमस सेल सेंट्रल होता है, लार्ज सेल आपका पेरिफेरल में होता है, और ब्रोंकल कार्सिनोमा और इसकी आपकी कोलोकेशन कार्सिनोइड ट्यूमर आगे मेटास्टाइज भी कर जाता है, ठीक है। इसमें आपके जो स्मॉल सेल में आपका अनडिफरेंशिएटेड होता है, ये आपका एग्रेसिव होता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी आपको न्यूप्लाज्म एंडोक्राइन क्लिची सेल्स मिलते हैं, ठीक है, आपको, और क्रोमैटिन ए पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्मॉल डार्क सेल्स होते हैं। एडिनो कार्सिनोमा में आपको ये आपका नॉन स्मोकर्स में मिलता है, ये ग्लैंडुलर पैटर्न होता है, स्टैटिन म्यूसिन होती है आपको। स्टैटिन आप जो बंदे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं उनमें जो स्टैटिन यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। ब्रोंकियोअल्वेओलर सब टाइप्स होती है, ग्रोस अलोंग द एल्वियोलर सेप्टा, इम्पेयरेंट थिकनिंग ऑफ एल्वियोलर वॉल्स, ठीक है। स्क्वेमस सेल कैंसर आपका केराटिन पीरियल्स होते हैं और इंटरसेलुलर ब्रिजेस होते हैं। लार्ज सेल कार्सिनोमास में आपके प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल्स होते हैं, कैंसर बीटा एचसीजी होता है। ब्रोंकियल कार्सिनोमा में आपका नेस्ट ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होते हैं, क्रोमैटोग्राफिन ये होता है, ये भी आपका न्यूरोक्राइन सेल का कार्सिनोमा ऑलवेज न्यूरोएंडोक्राइन इन ओरिजिन, ठीक है। और इसमें आपका प्रोग्नोसिस जो होता है ना, इसमें सिर्फ आपका इसमें जो एडिनो कार्सिनोमा में आपकी ये आपकी म्यूटेशन होती है, केरास EGFR AL के आपकी म्यूटेशन होती हैं, ठीक है। और आपकी स्क्वेमस सेल में आपकी हाइलर मास आपको ब्रोंकस से होता है, ठीक है, और हाइपर कैल्सीमिया होता है। लार्ज सेल में आपका एनाप्लास्टिक अनडेफिशिएंट ट्यूमर होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। स्मॉल सेल में आपका एसिडियस कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी आपको हो सकता है, लैम्बर्ट सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल एम्प्लीफिकेशन ऑफ MYC उनको जीन्स इसमें कॉमन है, ठीक है। और ये आपका कीमोथेरेपी से ट्रीट होते हैं। ब्रोंकियल में आपका जो होता है 5HT सिक्रीशन कार्सिनोइड ट्यूमर ऑलवेज सेरोटोनिन की वजह से आपको होता है, ठीक है। लार्ज सेल कार्सिनोमा हाईली एनाप्लास्टिक अनडिफिशिएटेड ट्यूमर होता है। ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर न्यूरोएंडोक्राइन होता है, ठीक है। और इसमें हिस्ट्री है कि कफ होता है, सब कुछ होता है उसमें, आपको ब्लड में ब्लड आता है कफ में, ये सारा कुछ होता है। अब इसमें जो आपके सिंड्रोम्स बनेंगे ना, तो वो सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कैंसर, ठीक है। अब इसमें एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक में क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम आपका स्मॉल सेल में होगा, और SAEDH आपका स्मॉल सेल में होगा, हाइपर कैल्सीमिया स्क्वेमस सेल में होगा, गायनेकोमेस्टिया लार्ज सेल लंग कैंसर में होगा। स्केलेटल में हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी नॉन स्मॉल सेल में होगा, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल क्लबिंग, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपकी स्मॉल सेल में होगी। सब एक्यूट आपके सेरिब्रल डीजनरेशन में होगा स्मॉल सेल। माइस्थेनिया आपका लैम्बर्ट सिंड्रोम में होगा, टोमायोसाइटिस आपका सब में होगा। कार्डियोवास्कुलर माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलोबाइटिस आपका एडिनोकार्सिनोमा में होगा। नॉन बैक्टीरियल वीनस एंडोकार्डाइटिस आपका एडिनोकार्सिनोमा में होगा। हेमाटोलॉजिक एनीमिया आपका सब में होगा। DIC आपका सब में होगा। इओसिनोफिलिया आपका सब में होगा। टोमासाइटोसिस सब में होगा। हाइपरकोगुलेबिलिटी एडिनोकार्सिनोमा में होगा। क्यूटेनियस एसेंथिस नाइग्रेन सब में होगा आपका, ठीक है। ये आपके सिंड्रोम्स हैं, वो डिजीज हैं जो कि आपके कार्सिनोमा में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सुपीरियर सल्कस ट्यूमर्स को आप पैनकोस ट्यूमर्स कहते हो, जो कि एपेक्स ऑफ लंग वेसल और सबक्लेवियन वेसल्स में होते हैं, ठीक है। और आपके जो इसमें ब्रेचियल प्लेक्सस C8 to T12 रेडिकुलर पेन होती है, शोल्डर पेन होता है, SVC सिंड्रोम और सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकता है, सुपरक्लेविकुलर वीनस इनलार्जमेंट, फेशियल स्वेलिंग, इसमें देखिए हॉर्सनेस आपकी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपका बोवल कोर्स अगर ये फैल गया तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो स्क्वेमस सेल लंग कैंसर होता है, ये आपका अनरिसेक्टेबल होता है, ये आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्स करता है। नॉन स्क्वेमस सेल लंग कार्सिनोमा आपका सर्जिकल रेडिएशन अर्ली स्टेजेस में चाहिए होती है, लेकिन आपका ये सप्लीमेंट रेडिएशन और कीमोथेरेपी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज इसमें, लेकिन लास्ट तौर पे इसमें बंदा सर्वाइव नहीं करता, आपको पैलिएटिव रिसेक्शन या इसमें आपको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, आखिर में बंदे की डेथ हो जाती है नॉन कार्सिनोमा में, ठीक है, नॉन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। और ये आ गया प्लूरल डिजीज, ठीक है। अब इसमें ट्रांसड्यूड और एक्सड्यूड डिजीज में आपको क्लासिफिकेशन प्लूरल एफिशिएंट। ट्रांसड्यूड आपको क्रोनिक हार्ट फेलियर, सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपके ट्रांसड्यूड्स में आते हैं। एक्सड्यूड्स में आपको निमोनिया आता है। एक्सड्यूड्स इसमें आपको पस सेल बनती है, ट्रांसड्यूड्स इसमें आपकी पस नहीं बनती, ठीक है। मेलिग्नेंसी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोलेजन वास्कुलर डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पैनक्रियाटिस एंड ट्रॉमा एंड चाइलोथोरैक्स ट्राइग्लिसराइड आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये इनमें फ़र्क है बेसिकली। आगे प्लूरल डिजीज़ में आपका आता है आपका प्लूरल डिजीज़ में आपको प्लूरल इन्फेक्शन आता है। प्लूरल डिजीज़ में आपकी प्लूरल इन्फेक्शन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, ठीक है।
आपकी जो होता है ना आपका नॉर्मल फ्लूइड का प्रीवियस इसमें आपका आ जाए तो सिंपली ट्रांसफ्लूइड इसमें आपको पल्मोनरी कैपेसिटी वेज प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है और ऑनकोडिंग प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। और एक्सिडेंट में आपकी पल्मोनरी वास्कुलर कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसमें आप एक्सआर करोगे कोस्टल एंगल पर लेटरल डिक्यूबिटस व्यू में मोस्ट सेंट्रिफिक होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा को सेंटेसिस करके आप इसका पानी शानी निकालोगे, ठीक है। परकशन इसमें डालोगी, लोबर नमोनिया में प्लूरल इफ्यूजन में भी डालोगी, न्यूमोथोरैक्स में हाइपर रेजिडेंट होगा, ये इनमें फ़र्क है, ठीक है। बाकी लंग लंग कंसल्टेशन की डिजीज है, टेक्टाइल फ्रीमिटस आपका इंक्रीज होगा, प्लूरल इफ्यूजन में डिक्रीज होगा और न्यूमोथोरैक्स में आपका डिक्रीज आपका ये एब्सेंट होगा। वोकल ट्रांसमिशन में ब्रोंकियोफोनी होगी, ईगोफोनी होगी, ठीक है। और प्लूरल इफ्यूजन में आपका डिक्रीज होगा और आपकी न्यूमोथोरैक्स में भी डिक्रीज होगा। क्रैकल्स आपकी नमोनिया में होते हैं और प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स में ये आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और आगे जो है आपका क्या कहते हैं आप लोग, आगे आपका जो है टॉपिक आपका निमोथोरैक्स के टॉपिक्स है। निमोथोरैक्स में आपके अब इसमें आपका निमोथोरैक्स क्या होता है। निमोथोरैक्स में आपका जो स्पॉन्टेनियस न्यूरोथोरैक्स में आपकी इसके रप्चर आपके सब प्लूरल ब्लब्स आपके रप्चर हो जाते हैं फर्स्ट डिग्री में, ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में। सेकंड डिग्री न्यूमोथोरैक्स में आपका जो सीओपीडी ट्रॉमा इन्फेक्शन होता है, ठीक है, न्यूमोसिस्टाइटिस का, ठीक है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आपकी चेस्ट वाल का डिफेक्ट होता है, आपको किसी ने छुरी मारी है या आपको ट्रेलर मारा है तो उसमें आपको प्लूरल स्पेस जो हो गया उसकी ट्रैपिंग हो गई, एयर पुशेस टू मीडियम टू अपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट, ये आपको टेंशन उसमें आपको शॉक और डेथ भी सडनली हो सकती है और अगर आपका ट्रीट इमीडिएटली ना किया जाए तो, ठीक है। एस टी आपकी यूनिलेटर प्रोलेटिक चेस्ट पेन होगा आपको, ठीक है। टेक्टाइल फेमिलिटिस आपका डिक्रीज होगा, जेवीडी आपका कंप्रेस होगा और सुपीरियर वीनस जो आपकी वीनस कैपेसिटी जो आपकी वीनस जो आपकी होगी ना सुपीरियर वीना के बाद ये भी आपकी कंप्रेशन होगी और जुगुलर वीनस डिस्टेशन होगी, इसमें आपको जेवीडी जुगुलर वीनस डिस्टेशन को बोलते हैं। टेंशन न्यूमोथोरैक्स पेशेंट में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में आएगा, हाइपोक्सिया में आएगा, उसकी जो होगी ट्रैकियल डेविएशन होगी। ट्रैकियल डेविएशन का पेशेंट हमेशा टेंशन न्यूमोथोरैक्स का होता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस आपका होगा टेंशन न्यूमोथोरैक्स का इमीडिएट डिकम्प्रेशन ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। मेड क्लिनिकली आप टेंशन न्यूमोथोरैक्स को बनाओगे और CXR में आपको विजुअल प्लूरल लाइन लंग रिट्रैक्शन चेस्ट वाल में आपको नज़र आएगी, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड बेड साइड अल्ट्रासाउंड आपका हाई सेंसिटिविटी स्पेसिफिक होता है इसमें। ट्रीटमेंट में आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स बिकॉज इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे, स्मॉल न्यूमोथोरैक्स लेस देन 2% में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन शायद वो ये जल्दी हो गया, ठीक है। अब आपका आगे आगे पल्मोनरी स्लीप डिसऑर्डर दो टॉपिक रह गए हैं, ठीक है ना। स्लीप डिसऑर्डर में आपको ट्रांजिएंट ऑब्स्ट्रक्शन होगी अपर वे में का हाइपोक्सिमिया, ठीक है। उसमें आपको सेंट्रल स्ट्रोक भी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकती है, दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी गार्डिनल पैटर्न होते हैं, इरेगुलर रिस्पिरेटरी पैटर्न, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनियास, हाइपोएपनियास, हाइपोनिया, रिस्पिरेटरी डिफेक्ट्स और रिलेटेड अराउजल्स होते हैं। डे टाइम सिम्टम्स में सोमनोलेंस होती है, फटीग होती है, कंस्ट्रिक्शन और मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कार्डियोवास्कुलर मोबिलिटी भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। इसमें आपका जो होता है ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में आपको नेजल पोलिप्स का भी इशू हो सकता है। नेजल जब नाक की आपकी हड्डी टेढ़ी होती है या नाक में पोलिप्स होते हैं तो आपको कंटिन्यूसली आपकी ऑक्सीजन आप रात को सोते हो आपकी नहीं जाती और ठीक आपको पल्मोनरी स्लीप एपनिया हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, आपको सांस चढ़ा रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको हाइपर कैपनिया हो जाता है, हाइपर कैपनिया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा तो आपको पसीना भी आएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो बाकी ये भी डिजीज का उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, व्हीकल कोलिजन आपको जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा होगा आपको ब्रेन काम नहीं करेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन डिप्लीशन होगी, ठीक है। तो ये भी है सीन। कार्डियोवास्कुलर मोर्बिडिटी भी इसमें हो सकती है। डायग्नोसिस में आप पोलीसोमनोग्राफी स्लीप स्टडी उसकी देखोगे, स्लीप इंडेक्स उसका देखोगे और आपका ट्रीटमेंट में आप उसका वेट लॉस आप चेक करोगे और लास्ट रिजॉर्ट आप उसकी ट्रैकियोस्टोमी कर लोगे, ठीक है, या उसका जो काज है उसको ट्रीट करोगे। अल्टरनेटिव शुगर वो फ्रेंजियोप्लास्टी आप करोगे और फ्रेंजियल टिश्यू को भी आप रिमूव कर सकते। मेनली जो आपको होता है ना ये फ्रेंजियल टिश्यू एनलार्जमेंट की वजह से होता है, उसको आप रिमूव कर दोगे। और ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम जो होता है आपका, यार ये आपको स्टेप 2 से नज़र भी नहीं आ रहा होगा,
ये मैंने बताया था यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें आपको जो होता है हाइपोक्सिमिया होता है, ठीक है। इसमें मिक्स्ड फैक्टर होते हैं, ठीक है। क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, अल्कोहल बेंजोडाइजीपीन होती है, नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है। इरेगुलर रिस्पिरेटरी पैटर्न आपको नहीं आती नींद, ठीक है ना आपको, ठीक है। तो फिर आप उसको, ये सीन है कि आप उसमें आपको ये कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है। बेस्ट इनिशिएटर्स आप पोलोसोनोग्राफी, उसका जो स्लीप इंडेक्स है वो आप चेक करोगे, ठीक है। वो आपका जो होता है ग्रेटर देन 5+ सिम्टम्स हों तो आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। और आपको अगर ग्रेटर देन 5+ सिस्टम्स होने चाहिए और एएचआई में ग्रेटर देन 15% रिगार्डलेस दूसरे सिम्टम्स होने चाहिए, क्योंकि आप वो सो नहीं सकता, हाँ बातें ये चीज़ होता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में इसको आप दोगे वेट लॉस करो या आपने वो इस वो प्लास्टिक करो या फ्रिंजियल की वजह से प्रॉब्लम होता है, फ्रिंजियल को रिमूव करो, जो भी उसको काज होगी उससे उसको रिमूव कर देंगे। या आप नेजल पॉलिप से अगर आपको साइनस का इशू है तो साइनस को आप रिमूव कर लो, ठीक है। ये सीन होता है आपका। आगे आपका आ गया ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। ये आपका स्लीप डिसऑर्डर रहता है, जो कि आपको एल्वेलर हाइपोवेंटिलेशन जब हो जाती है तो आपको नींद नहीं आती है, आपका हाइपोक्सिया हो जा सकता है, ओबेसिटी इंड्यूस हाइपोक्सिया होता है प्रेजेंट विद हाइपर ओसोमलेस एंड ओबेसिटी फर्दर को एग्जिस्टिंग स्लीप डिस्टर्बेंस OHS OSA 90% ऑफ द पेशेंट में आप बैरिएटिक सर्जरी करते हो, ठीक है। और इनमें आप जो होता है आपका क्या कहते हैं, इनमें आपकी जो डायग्नोसिस होती है वो आप पेशेंट के BMI अगर ग्रेटर देन 30 है तो आपका डायग्नोस हो जाएगा। आप एक एवोलेसेंट हाइपोवेंटिलेशन, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उसका हाइपर कैपनिया होगा, ठीक है। वो आपकी ग्रेटर देन 45 mmHg होगी, एक्सक्लूसिव अल्टरनेटेड काज हाइपर कैपनिया एंड हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। बाकी काजेस को आप निकाल देंगे, ठीक है। और बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट उसका वेट लॉस करोगे, वेट लॉस नहीं होगा तो बैरिएटिक सर्जरी करोगे, ठीक है। और फिर उसमें आप जो होता है उसको फर्दर आप साइकेट्रिस्ट गाइडिंग भी करोगे, ठीक है। साइकेट्रिक रीडिंग और उसकी आप लास्ट रिजॉर्ट अगर नहीं होता बेरेटिक सर्जरी से भी फिर आप ट्रकियोस्टोमी कर दोगे। ये है आपका सारा टॉपिक।